Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the movie called श्रीकांत। हालांकि आई तो ये मूवी 1 साल पहले थी, मगर कल जब मैंने इस मूवी को OTT नेटफ्लिक्स पर अपनी फैमिली के साथ बैठ करके देखा तो सोचा कि क्यों ना इस मूवी पर वीडियो बनाया जाए एंड नाउ आई एम हियर फॉर यू गाइज। सो ये कहानी बेसिकली एक ऐसे शख्स पर बेस्ड है जो कि विजुअली चैलेंज्ड है और हमारा देश जो कि ऐसे चैलेंज्ड लोगों के लिए हालातों को किस तरीके से बद से बदतर बना देता है, उनसे लड़ने की कहानी यहाँ आज हम देखेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में आंध्र प्रदेश का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक इंसान अपना खेती बाड़ी का काम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त आकर कहता है कि अरे तुझे बेटा हुआ है। अब वो खुशी के मारे जाकर 1-2 पैग लगाता है और फिर अपने घर पर अपने बेटे को उठा करके नाचने लगता है और कहता है कि इसे तो मैं बड़ा होकर के क्रिकेटर बनाऊंगा। इनफैक्ट वो अपने फेवरेट खिलाड़ी श्रीकांत के नाम पर ही अपने बेटे का नाम श्रीकांत रख देता है। मगर दूर बैठी उस लड़के की माँ यानी कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रो रही थी और रोते रोते बताती है कि ये अंधा पैदा हुआ है। इस बात से उस किसान का दिल टूट जाता है, वो बैठकर रोने लगता है। इनफैक्ट घर वाले बाकी सब लोग भी कहते हैं कि एक अंधे की जिंदगी ही क्या होती है, फ्यूचर में वो कोई काम कर नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी नहीं, शादी होगी नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो वो इस धरती पर बोझ बनकर रहेगा, तो क्यों ना इसे अभी ही मार दिया जाए, क्योंकि अभी तक ये बड़ा हुआ नहीं है, अटैचमेंट इतनी ज्यादा क्रिएट हुई नहीं है। तो इसे अगर अभी मार देंगे और फ्यूचर में दूसरा बच्चा कर लेंगे तो ये परिवार आसानी से अपनी जिंदगी जी सकता है। जहाँ पर उसका बाप भी इन बातों को सोच करके अपने ही बेटे को उठाकर एक खड्डा खोदकर उसे गाड़ने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ आकर रोक देती है और कहती है कि मेरा बेटा अंधा हुआ तो क्या हुआ, वो मेरा बेटा है और उसे मैं पालूंगी, चाहे दुनिया से लड़ना भी क्यों ना पड़े, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी। जिसके बाद में श्रीकांत की बड़े होते हुए की लाइफ पूरी दिखाई जाती है। बचपन में वो जिस स्कूल में पढ़ा करता था वहां पर भी वो सबसे ज्यादा होशियार था, हर सवाल का सबसे पहले जवाब दे दिया करता था। इनफैक्ट क्लास में फर्स्ट भी आया था। मगर बाकी के बच्चे जो कि उसे बुली किया करते थे और बोलते थे कि क्लास में तो फर्स्ट आ गया मगर गेम में कैसे आएगा, वहां पर उसके साथ खूब मारपीट भी होती है। उसका एक छोटा भाई भी होता है जो कि हर वक्त उसे बचाया करता था। अब एक दिन श्रीकांत के फादर ये डिसाइड करते हैं कि उसे शहर में किसी विजुअली चैलेंज्ड स्कूल में दाखिला दिलवा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर सेम टू सेम जब श्रीकांत के ही जैसे बच्चे रहेंगे तो उस पर हमला नहीं होगा, कोई उसे बुली नहीं करेगा। इसी वजह से वो हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात देविका मैडम से होती है। देविका मैडम उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे ठीक से पढ़ाती भी थी और आगे चल करके हम देख पाते हैं कि श्रीकांत एक काबिल स्टूडेंट बनकर वहां से निकलता है। बेसिकली अब वो बड़ा हो चुका था, यहाँ पर उससे कंप्यूटर भी चलाना आ जाता है और इनकी जो बुक्स थी वो ब्रेल लैंग्वेज में थी। ब्रेल यानी कि जिन्हें हम छू करके पता कर सकते हैं मगर देख करके पढ़ना मुश्किल है, मतलब एक खास तरीके से अंधों के लिए ही बनाई जाती है। अब यहाँ पर एक दिन स्कूल के कुछ ट्रस्टी आते हैं और स्टेज पर स्पीच देने के लिए हेड बॉय यानी कि श्रीकांत को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर श्रीकांत को पूछा जाता है कि भाई स्कूल के लिए आपके क्या विचार हैं या फिर आप क्या सोचते हैं, जरा बताइए। तो श्रीकांत यहाँ पर स्कूल वालों का ही भांडा फोड़ देता है और कहता है कि हमारे लिए जो बजट दिया जाता है उसमें से आधा भी हम पर खर्च नहीं होता। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है खराब हो जाते हैं तो उन्हें बनवाया भी नहीं जाता और ऊपर से रसोई में से रोज चिकन बनने की खुशबू आती है, मगर हमें तो रोज वेजिटेरियन खाना ही मिलता है। जरा आप इनसे पूछिए तो सही कि बाकी का पैसा जाता कहाँ पर है। अब इस बात से गुस्सा होकर के स्कूल के ही कुछ टीचर मिलकर के श्रीकांत को बाहर कर देते हैं। इनफैक्ट इस सीन में तो वो टीचर श्रीकांत की लकड़ी भी ले लेता है और कहता है कि ये लकड़ी भी तुझे स्कूल नहीं तो दी है, तो चल अब निकल जा यहाँ पर। और ये बेचारा अंधा इंसान बिना किसी सहारे के रोड पर निकल जाता है, वो भी अपनी जिंदगी खुद से जीने के लिए। वहीं ये बात जब देविका मैडम को पता लगती है कि श्रीकांत को निकाल दिया गया है तो वो भी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। यहाँ रोड पर श्रीकांत के पीछे कुत्ता लग जाता है, वो उसे भगाने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से आता है कार वाला शख्स, उसे एक टक्कर मार देता है और कहता है कि तू अंधा है क्या, दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि श्रीकांत वहां से जाने लगता है, उस शख्स को लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया और वो अंधे के हाथ में 20 रुपए थमा करके निकल जाता है। श्रीकांत वहीं रोड पर बैठकर रोने लगता है। इसी बीच यहाँ देविका मैडम पहुंच जाती है और कहती है कि आखिर तुम अकेले ही स्कूल से कैसे निकल गए, आज के बाद तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी। जहाँ पर श्रीकांत कहता है कि मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ, भिखारी की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता, ये देखिए मुझे लोगों ने भीख दी थी, मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं बिताना चाहता। जिस पर देविका मैडम कहती है कि ठीक है तुम पढ़ोगे लिखोगे और ये सारा खर्चा आज से मेरा, अब तुम मेरे ही साथ रहोगे। इनफैक्ट वो उसके घर पर कॉल करके उसके माता पिता को भी ये बात बता देती है कि आज के बाद श्रीकांत स्कूल में नहीं बल्कि मेरे साथ ही पढ़ाई करेगा। जिसके बाद वो उसकी ब्रेल्स की किताबों को लेकर के आती है, उसे मैथ्स फिजिक्स काफी सारी स्टडीज करवाती है और एग्जाम में श्रीकांत अच्छे नंबरों से 96% पा करके पास हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो 10th पास कर लेता है तो 11th के अंदर उसे सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो डिमांड करता है कि वो साइंस लेगा, जबकि साइंस बहुत ज्यादा मुश्किल थी और एक अंधा पर्सन होने के नाते उसे कोई भी साइंस नहीं देता। तो गुस्से में आकर श्रीकांत स्कूल पर ही केस कर डालता है। ये बेसिकली
बेसिकली एक एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट केस था जो कि श्रीकांत बोला, यानी कि श्रीकांत ने अदालत में दाखिल करवा दिया था। अब यहाँ पर सुनवाई के दिन स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर श्रीकांत का कहना था कि ये सर है, ये मुझे आगे पढ़ने नहीं दे रहे, साइंस नहीं लेने दे रहे। जिस पर प्रिंसिपल साहब का कहना था कि देखिए साइंस एक टफ सब्जेक्ट होता है और ऊपर से ये विजुअली चैलेंज्ड भी है, तो ये कर नहीं पाएगा। जिस पर श्रीकांत इन्हें एक अपनी बुक दे देता है और कहता है कि जरा ये पढ़कर दिखाइए। तो सर को तो ब्रेल यानी कि वही किताब पढ़नी आती नहीं थी। जिस पर श्रीकांत कहता है कि अगर ये किताबें हम अंधे लोगों ने बनाई होती तो पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम ही हिल चुका होता। जिस तरीके से आप मेरी किताब नहीं पढ़ सकते, मैं आपकी किताब नहीं पढ़ सकता, मगर आप किसी पर्सन से पढ़ने का हक तो नहीं छीन सकते। इन बातों को जज भी सुनता है और फाइनली श्रीकांत के फेवर में ये केस चला जाता है और वो इस केस को जीत जाता है। जिसके बाद स्कूल में उसकी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट पढ़ाई के साथ साथ वो क्रिकेट भी खेला करता था, क्योंकि उसके पिता का बचपन से ही यही सपना था कि श्रीकांत बड़ा होकर के क्रिकेटर बनेगा। अब ऐसे करते करते दिन आगे निकलने लगते हैं। अब एक दिन इंडियन नेशनल लीडर के नाम पर एक प्रोग्राम के चलते एपीजे अब्दुल कलाम बाकी सारे बच्चों के बीच में आए थे, जहां पर वो पूछ रहे थे कि कौन आखिर बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो कुछ कहते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, कुछ कहते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, कुछ कहते हैं कि वकील बनेंगे। और जब बारी श्रीकांत की आती है तो वो कहता है कि वो इंडिया का फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अबुल कलाम आजाद उनकी ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जज्बा बहुत अच्छा है, फ्यूचर में तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। और अब ऐसा करते करते दिन आगे निकलने लगते हैं। उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है और अब उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, मगर कोई भी यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन देने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सब में चला गया मगर कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। मगर देविका मैडम जो कि हर बार उसका साथ निभाया करती थी, तो वो यूएस के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में श्रीकांत की बात कर लेती है और वीडियो कॉल पर जब इनकी बातचीत होती है तो वो यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि जिस इंसान की इंडिया में कोई औकात नहीं, बाहर की 4 यूनिवर्सिटीज उसे एडमिशन देने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब यहाँ एयरपोर्ट पर जब देविका मैडम श्रीकांत को छोड़ करके जाती है कि ठीक है, बाद से यहाँ पर तुम्हारी फ्लाइट है, तुम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और बाय बोलकर जब जाती है तो यहाँ पर श्रीकांत अकेला बैठा होता है कि तभी एयरपोर्ट के जो पुलिस ऑफिसर्स और जो बाकी के लोग होते हैं वो श्रीकांत को अकेला ट्रेवल करने से मना कर देते हैं। काउंटर पर उसे रोक दिया जाता है और कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ में कोई है नहीं तो तुम जा नहीं सकते। अब ये सीन काफी ज्यादा दर्दनाक था, मतलब एक पल के लिए तो हमारी भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो इंसान बोलता बोलता रह जाता है कि प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ कोई है नहीं, मुझे बस खाली फ्लाइट तक ले जाओ। मगर कोई भी एक अंधे की हेल्प नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट उसे दूर बिठा देते हैं कि वहां बैठ जाओ, कोई आकर तुम्हें ले जाएगा। जहां पर श्रीकांत समझ चुका था कि इस दुनिया में मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही हूं जो खुद की हेल्प कर सकता है। जिसके बाद वो खड़ा होकर वापस से काउंटर लोगों के पास में जाता है और बताता है कि प्लेन के अंदर 3 सीट्स लेफ्ट में, 3 सीट राइट में होती है, बीच के अंदर एक निकलने का दरवाजा भी होता है और फ्रंट में भी होता है, काउंट करके कहीं पर भी बैठा जा सकता है। और अब फाइनली लोगों को ये बात समझ में आ जाती है और यहाँ से हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ करके श्रीकांत जी निकल पड़ते हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पर आकर वो बहुत ज्यादा खुश था। क्लास में यहाँ पर अलग अलग देशों से आए हुए बच्चे भी बैठे थे, कोई चाइना से, कोई अफ्रीका से, कोई जापान से। तो यहाँ पर श्रीकांत की उन सभी से मुलाकात हो जाती है। वो उनके साथ खूब एंजॉय करता है, खेलता कूदता गाता फिरता उनके साथ खूब एंजॉय करता है, बेसबॉल भी खेलता है और एक दिन बेसबॉल में एक ऐसा खींच के शॉट लगाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। इस बात की खबर जब सोशल मीडिया पर फैलती है तो स्वाति नाम की एक लड़की श्रीकांत की इस काबिलियत को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी अब इंग्लैंड से सीधा यूएस में शिफ्ट हो जाती है, वो भी सिर्फ श्रीकांत से मिलने के लिए। हालांकि बीच में इनकी बातें सिर्फ फेसबुक पर हुआ करती थी, मगर जब पहली बार श्रीकांत स्वाति से मिलता है तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। स्वाति कहती है कि तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब इन दोनों की एक अलग लव लाइफ, एक अलग लव एंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर श्रीकांत अपनी जिंदगी के बहुत ही खुशनुमा पल बिताता है। ऐसा करते करते उसके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और अब उसके हाथ में डिग्री भी आ जाती है, जहाँ पर स्वाति पूछती है कि जो पढ़ाई के लिए तुम यहाँ पर आए थे वो हो चुकी है, आगे फ्यूचर का क्या प्लान है। जिस पर श्रीकांत कहता है कि मैं इंडिया नहीं जाना चाहता, यहीं यूएस में रह करके कोई छोटी मोटी जॉब कर लूंगा। जिस पर स्वाति कहती है कि ये तो तुम गलत कर रहे हो अपने बाकी के लोगों के साथ, क्योंकि इंडिया को तुम जैसे लोगों की होप है। अगर तुम इंडिया जाओगे तो बाकी लोग तुम्हें देख करके तुमसे सीखेंगे, तुम एक मिसाल बनोगे और तुम ही यहीं पर रहना चाहते हो। मैं तुम्हारी इसी काबिलियत को देखकर तो तुम्हारे पास आई थी, मगर अब लगता है तुम में वो काबिलियत नहीं रही, तुम्हें इंडिया जाना चाहिए। अब इस बात को श्रीकांत समझता है और अपनी मैम देविका को फोन करके बताता है कि मैं यूएस नहीं, वापस से इंडिया ही आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर के लोगों के लिए कुछ करूंगा। और इसी के साथ श्रीकांत अपना लास्ट बाय स्वाति को करता है और कहता है कि मैं इंडिया में कुछ बनकर ही लौटूंगा तुम्हारे सामने। जिसके बाद सीन हैदराबाद में शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर आने के बाद में देविका मैम और श्रीकांत ये सोचने लगते हैं कि आखिर लोगों के लिए किया क्या जाए। अगर ये अंधे लोग जॉब कर पाएंगे तो खुद का घर और बाकी खर्चे भी निकाल पाएंगे, तो जॉब के लिए कंप्यूटर ही
ही बेस्ट रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर वो मतलब खुद के ही घर में देविका मैडम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लेती है और इन दोनों का नाम मिलाकर के श्रीदेवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम रखा जाता है, जहाँ पर अंधे लोगों को ये लोग कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता तो है, मगर इन अंधे लोगों को कोई जॉब देता ही नहीं है। तो अब बेचारे ये लोग कंप्यूटर सीख के भी क्या कर लेंगे, जहाँ पर श्रीकांत फाइनली एक और आइडिया निकालता है कि क्यों ना हम वेस्ट पेपर से बने पॉली बैग का एक नया बिजनेस शुरू करें। मगर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की नीड थी, जहाँ पर मदद मांगने के लिए श्रीकांत एपीजे सर के पास में जाता है और उन्हें अपना पूरा प्लान समझाता है, जहाँ पर एपीजे सर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है कि तुम अंधे लोगों की मदद करना चाहते हो, तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं तुम्हें 25 लाख रुपए देता हूँ। अब श्रीकांत के पास में 25 लाख रुपए तो पड़े थे, मगर इन्हें इन्वेस्ट करना कैसे है, फैक्ट्री कैसे लगेगी और सारी मशीनरी कहाँ से लानी है, क्या करनी है, इसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं था। तब यहाँ पर श्रीकांत की मुलाकात रवि से होती है। यहाँ पर रवि का कैरेक्टर शरद केलकर ने प्ले किया है और रियल लाइफ में भी रवि नाम के शख्स, जो कि श्रीकांत के बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर और एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सीन दिखाया गया है। तो रवि जो कि एक बड़े इन्वेस्टर थे, उन्हें बिजनेस करना बहुत अच्छे तरीके से आता था और वो श्रीकांत के साथ उसका आइडिया सुनकर के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये लोग फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मजदूरों को काम पर रखते हैं और ये सारे के सारे मजदूर विजुअली चैलेंज्ड ही होते हैं, जिन्हें की 8,000 रुपए महीना सैलरी पर रखा जाता है। और अब धीरे धीरे करके काम स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों के वेस्ट पेपर से पॉली बैग बनने लगते हैं और बिजनेस चलता जाता है। श्रीकांत ने अपनी इस मशक्कत भरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा हाथ मार लिया था। इस वजह से उसमें घमंड आ चुका था। हर जगह उसे लगने लगता है कि मुझसे बेस्ट कौन ही है, हर चैलेंज को तो मैं यूं चुटकियों में पूरा कर लेता हूं। और अब देखते ही देखते वो एक और फैक्ट्री खरीद लेता है 6 करोड़ की, जिसे चुकाने के लिए वो इन्वेस्टर से 6 महीने का वक्त मांगता है। और श्रीकांत यानी कि जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, उसे लगता है कि जो काम आम इंसान यानी कि आम लोग कर सकते हैं, वो मैं भी कर सकता हूँ। और अब उसका ये घमंड उस पर बहुत ज्यादा हावी होने लगा था। इनफैक्ट एक बार एक इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि रवि सर आपने ये सब कुछ कैसे किया, तो यहाँ पर श्रीकांत को बुरा लगता है कि काम मैंने किया, आइडिया मेरा था, मेहनत मेरी थी और क्रेडिट सारा इन दोनों को मिल रहा है, मुझे तो कोई प्रेज भी नहीं कर रहा। जिस पर हो जाती है बाद में श्रीकांत और रवि के बीच में फाइट और वो रवि से कहता है कि हम एक कंपनी और खोल देंगे। रवि कहता है कि भाई उसमें और इन्वेस्टमेंट लगेगा, पुराने अभी हमने कर्ज चुकाए नहीं है, तुम एक और नया खोलने की बात कर रहे हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ पर गुस्से में श्रीकांत बोल करके जाता है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पैसा तो मैं यूं बना लूंगा और तुम्हें क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस सिर्फ तुम ही खड़ा कर सकते हो, ये सब कुछ आसान है मेरे लिए, मैं भी कर लूंगा और आज के बाद मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। और वो रवि को बुरा भला कह करके वहां से निकल जाता है। अब एक बार स्वाति उससे मिलने के लिए इंडिया आती है और बातों ही बातों में स्वाति को भी ये बात महसूस हो जाती है कि इस इंसान में अब घमंड आ चुका है, ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा और वो भी अब श्रीकांत का साथ छोड़ करके चली जाती है। यहाँ पर आए दिन इन्वेस्टर श्रीकांत से अपने बाकी पैसों की मांग करता रहता था, मगर श्रीकांत उसका फोन ना तो कभी उठाता था, ना ही कभी ठीक से बातचीत करता था। इनफैक्ट देविका मैडम के साथ में भी श्रीकांत के जो टर्म्स थे वो खराब हो चुके थे। अब एक दिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि श्रीकांत को टिकट देकर के एक एमएलए बनाना चाहती थी, तो वो उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मगर बेसिकली सीन ये था कि ये पॉलिटिकल पार्टी श्रीकांत के नाम पर सिंपैथी लेकर के देश भर से पैसा उठा लेना चाहती थी और गलती से जब कहीं श्रीकांत अंधेपन के चलते कहीं टकरा जाता है तो यही मैडम उस पर हंसने भी लगती है। तब जाकर श्रीकांत को ये रियलाइज होता है कि उसके अपने लोग ही अपने थे, जिन्होंने इतने साल काम करने के बावजूद भी कभी उसके अंधे होने का उसे एहसास नहीं दिलाया और फाइनली उसे अपनी जगह समझ आती है। वो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके सबसे पहले तो देविका मैडम के घर जाता है, उनसे माफी मांगता है और फिर रवि के पास भी जाकर के उसे सॉरी कहता है। देन फाइनली रवि भी अपना गुस्सा भुलाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अब हुई ना पुराने श्रीकांत वाली बात। जिसके बाद श्रीकांत बिल्कुल लाइन पर आ जाता है, अपना कर्जा भी चुका देता है और अब एक दिन बोलेंट एंटरप्राइजेस को एक अवार्ड शो में बुलाया जाता है, जहां पर एक स्पेशल कैटेगरी के चलते श्रीकांत बोला को अवार्ड दिया जाने वाला था, जिस पर श्रीकांत उस स्पेशल कैटेगरी का अवार्ड लेने से मना कर देता है और कहता है कि हम इंसान भी आप लोगों की तरह हैं, हमारा भी खून लाल है, आपका भी लाल है, जिस तरीके से आप भी सोच और समझ सकते हैं हम भी वैसा ही कर सकते हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन को नॉर्मल अवार्ड ना देकर के एक स्पेशल चैलेंज्ड कैटेगरी का अवार्ड दे रहे हैं आप, तो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर बिजनेसमैन को बिजनेस अवार्ड दोगे किसी दिन तो उस दिन जरूर लूंगा, फिलहाल के लिए तो ये नहीं ले सकता। और रही बात बोलेंट एंटरप्राइजेस की, तो जिस तरीके से बेहतरीन काम हम पहले भी कर रहे थे आगे भी करते रहेंगे। और इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है, जिसके एंड में हमें कुछ ओरिजिनल शॉट्स दिखाए जाते हैं, यानी कि एपीजे सर के, पुराने रवि और श्रीकांत के, उसकी लव लाइफ के, और आगे चल करके उसकी स्वाति के साथ में शादी भी होती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस की ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवी बहुत कम मिलती है। इंडिया में ऐसी मूवीज ज्यादा चलती नहीं है, थिएटर पर लोग जाते नहीं है, और फिर ओटीटी पर आती है तो उसे एक हिडन जेम के नाम से बुलाया जाता है। और जिन लोगों के पास में ओटीटी भी नहीं है तो वो
लोग ऐसी बढ़िया मूवीज देखने से वंचित रह जाते हैं, जहाँ पर हम एक्सप्लेनर्स काम में आते हैं ऐसी खास मूवीज को आप लोगों के सामने लाने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, जैसे बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके लिए वो मूवी लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।